Now discussion on prize under Rule 193, Srimati Sushma Swaraj. धन्यवाद अध्यक्ष जी। काफी उठापटक के बाद आज महंगाई पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। हम लोग चाहते तो ये थे कि कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत ये चर्चा होती, लेकिन आपने हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव तो खारिज कर दिया, पर प्रश्नकाल स्थगित करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं आपकी अनुमति से ये चर्चा प्रारंभ करती हूँ। अध्यक्ष जी, पिछले 5 वर्षों में आज 9वीं बार महंगाई पर चर्चा हो रही है। मई 2004 में यूपीए की सरकार सत्ता में आई थी और मई 2004 के बाद दिसंबर 2004 में ही पहली चर्चा महंगाई पर हो गई और तब से लेकर 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 में लगातार ये चर्चा होती रही और 2006 में तो 3 बार चर्चा हुई। मैं तिथियां निकाल कर लाई हूं। 9/12/2004 को चर्चा हुई, 16/8/2005 को चर्चा हुई, 2006 में 22 मई को चर्चा हुई, 27 जुलाई को चर्चा हुई, 30 नवंबर को चर्चा हुई। 1 साल में 3 बार। 15 मई 2007 को चर्चा हुई, 16/4/2008 को चर्चा हुई और ये 15वीं लोकसभा आने के बाद भी 3 अगस्त 2009 को चर्चा हुई और अब ये 9वीं बार चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदया, ये केवल उन चर्चाओं के आंकड़े हैं जो स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन 193 के तहत हुई है। इसके अलावा जो कॉलिंग अटेंशन यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बातें उठाई गई, स्पेशल मेंशन के माध्यम से उठाई गई, उनमें से किसी को मैंने शामिल नहीं किया। ये केवल 193 के नोटिस के तहत जो चर्चा हुई उन चर्चाओं का जिक्र मैं कर रही हूं। लेकिन इन चर्चाओं का नतीजा क्या हुआ? मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। मैं कल के आंकड़े लेकर आई। हर 6 महीने बाद सांसद इन्हें चेताते रहे, हर 6 महीने बाद सांसद लोगों की व्यथा कथा यहां कहते रहे, लेकिन दाम आसमान छूते रहे। ये कल के बाजार भाव हैं। उस दिन भाई मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि प्रतिशत में मत बोलो, 20% महंगाई बढ़ गई, 10% महंगाई बढ़ गई, कोई समझेगा नहीं। कौन सी चीज कितने में मिल रही है ये बताओ। ठेठ शुद्ध भाषा में, देहाती भाषा में ये आंकड़े मैं लेकर आई हूं और आपके माध्यम से सदन में रखना चाहती हूं। कल के आंकड़े: आटा 20 रुपया किलो, चावल 25 रुपया किलो, अरहर दाल 90 रुपया किलो, मूंग छिलका 85 रुपया किलो, मूंग साबत 87 रुपया किलो, मूंग धुली 90 रुपया किलो, उड़द दाल 84 रुपया किलो, सरसों का तेल 87 रुपया किलो, चाय पत्ती 270 रुपया किलो, चीनी 42 रुपया किलो, नमक 12 रुपया किलो, हल्दी 140 रुपया किलो, लाल मिर्च 205 रुपया किलो, धनिया 200 रुपया किलो, जीरा 200 रुपया किलो, प्याज 20 रुपया किलो, मटर 20 रुपया किलो, बीन्स 40 रुपया किलो, भिंडी 30 रुपया किलो, घिया 40 रुपया किलो, बैंगन 30 रुपया किलो और अदरक 80 रुपया किलो। अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि मैंने किन चीजों के दाम आपके सामने रखे हैं। केवल वो चीजें जो शुद्ध गरीब खाता ही खाता है। मैंने दाम रखे हैं आटे और चावल के, मैंने दाम बताए हैं दालों और मसालों के, मैंने दाम गिनाए हैं तेल और सब्जियों के, और मैंने दाम गिनाए हैं चाय पत्ती और चीनी के। इनमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अमीर की डाइनिंग टेबल पे सजती हो। दूध, फल, पनीर, मक्खन, किसी का इसमें नाम नहीं। ये उन चीजों के दाम हैं कम से कम जिन्हें खाने का हक गरीब को मिलना चाहिए। 2 समय की रोटी या चावल के साथ 1 दाल और 1 सब्जी के साथ खाने का हक तो है, और 2 समय की चाय चीनी डालकर। वो रोटी या चावल 1 दाल या 1 सब्जी से खाने के लिए आटा चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, वो भी सरसों का।
मैंने कोई देसी घी के दाम नहीं गिनाए। और 2 समय की चाय, चाय पत्ती और चीनी के साथ, उसमें भी दूध नहीं किया, काली चाय। लेकिन वो भी आज गवारा नहीं है। ये दाम इस चीज को बताते हैं कि 2 समय की रोटी, 1 दाल या 1 सब्जी के साथ, या 2 समय की चाय चीनी डालकर, काली चाय भी आज गरीब को नसीब नहीं है। और इन दामों के साथ अगर नसीब हो सकती हो तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन मुझे दुख हुआ अध्यक्षा जी, जब मैंने महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ते हुए उन्हें सुना, तो उन्होंने कीमतों पर दबाव की बात तो की, लेकिन उससे पहले एक वाक्य से सरकार ने अपनी पीठ ये कहकर थपथपाई कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा को किसी भी प्रकार के संकट से मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं। ये राष्ट्रपति जी ने कहा है। राष्ट्रपति जी ने कहा है हम किसी भी प्रकार के संकट से अपनी खाद्य सुरक्षा को मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं। पूरे देश के गरीब पर संकट गहराया हुआ है, उसकी खाने की थाली पर संकट है, उसके 2 समय के भोजन पर संकट है। लेकिन सरकार इन सब से बेखबर अपनी पीठ थपथपा कर कह रही है हम खाद्य सुरक्षा को किसी भी तरह के संकट से मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं। अध्यक्षा जी कहते हैं किसी भी रोग का इलाज करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है उसका सही परीक्षण होना, उसका सही डायग्नोसिस होना। अगर डायग्नोस सही कर लिया जाए तो इलाज की दिशा तय हो सकती है। लेकिन जिस सरकार का आकलन अपने बारे में यह है कि खाद्य सुरक्षा पर कोई संकट ही नहीं है, वो इलाज क्या करेगी? और जो कीमतों पर दबाव की बात उन्होंने की है, उसके 4 कारण गिनाए। पहला कारण घरेलू उत्पादन में कमी, दूसरा कारण विश्व स्तर पर चावल, दाल और तेल के बढ़े हुए मूल्यों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी होना अपरिहार्य, तीसरा कारण किसानों को खरीद कीमतों का अधिक भुगतान, और चौथा कारण ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि। ये 4 कारण गिनाए हैं और मैं आपके सामने बताना चाहती हूं ये चारों कारण निराधार हैं, ये चारों कारण सत्य से परे हैं। और कैसे ये सत्य से परे हैं ये मैं आपके सामने बताना चाहती हूं। पहला कारण कहते हैं घरेलू उत्पादन में कमी। ये मेरे पास कृषि मंत्री का बयान है जो उन्होंने इकोनॉमिक एडिटर्स कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा था सन 2008-9 का। As you know, the year 2008-9 was a very good year for agriculture with an all-time high production of 233.38 million tons of food grains. 2008 और 9 में कृषि मंत्री ने यह कहकर अपनी पीठ थपथपाई थी, आर्थिक संवाददाताओं के सम्मेलन में बोलते हुए ये कहा था कि देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 233.38 यानी लगभग 234 मिलियन टन खाद्यान्न देश में पैदा हुआ। ये स्वयं कृषि मंत्री ने आर्थिक संवाददाताओं को बताया। और जहां तक 9-10 का सवाल है, पीआईबी ने अभी ये आंकड़ा रिलीज किया है। ये पीआईबी की रिलीज है जिसमें उन्होंने सेकेंड एडवांस एस्टिमेट देते हुए बताया है 216.85 यानी लगभग 217 मिलियन टन खाद्यान्न इस साल पैदा होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर 233 मिलियन टन रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता है तो 216 टन सामान्य से थोड़ा ही तो कम होगा। अगर 233 मिलियन टन ऑल टाइम हाई है तो 217 मिलियन टन थोड़ा ही तो कम होगा सामान्य से। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे समय में 40 मिलियन टन अनाज कम पैदा हुआ था। 40 मिलियन टन हमारे कार्यकाल में। आप एक सूखे की ओट में पूरी जिम्मेदारी से बरी हो जाना चाहते हैं, हर समय सूखे की दुहाई देते हैं। अध्यक्ष जी, हमने 4 प्राकृतिक आपदाएं झेली थी। हमने उड़ीसा के झंझावात का सामना किया था, हमने गुजरात के भूकंप का सामना किया था, हमने प्रलयंकारी बाढ़ का सामना किया था, हमने भीषण सुखाड़ का सामना किया था और 40 मिलियन टन अनाज कम पैदा हुआ था। लेकिन 1 रुपया दाम नहीं बढ़ने दिया था बाजार में। 1 रुपया दाम। क्या किया था हमने?
गोदामों के ताले खोल दिए थे। हमने अनाज के बदले काम का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। राज्य सरकारों को कहा था मुफ्त अनाज देंगे, आप अनाज के बदले काम प्रारंभ करिए, लेकिन लोगों को भूखा मत मरने दीजिए। हमने गोदामों के ताले खोले थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो तमाम लोग, हाँ बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्लीज प्लीज टेक योर सीट, जस्ट सिट डाउन, सिट डाउन। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। अध्यक्ष जी, 90 करोड़ लोगों की भावना। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए। नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो। आप लोगों की जिंदगी को आप बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए। अब वो चुप, अब बैठ गए। 90 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं। अध्यक्षा जी, वो तमाम लोग जो गेहूं से आटा, मैदा, सूजी बनाते थे, उनको सस्ते दाम पर हम लोगों ने अनाज बेचा था। और अंत्योदय के साथ एक नई योजना, अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी, जिसमें 10 किलोग्राम से कोटा बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया था और दाम 2 और 3 रुपए किलो कर दिए थे। और यही कारण है कि हमारा भी 6 वर्ष का शासनकाल था, लेकिन एक बार केवल प्राइस राइज पर चर्चा हुई थी। यह आंकड़ा लेकर आई हूं, 27/4/2000 को सोनिया जी का नोटिस था। ये स्वयं नेता प्रतिपक्ष थी उस समय, लेकिन एक बार भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि इनको नोटिस देकर ये कहना पड़े कि हम कीमतों की वृद्धि पर चर्चा करना चाहते हैं, मूल्य वृद्धि पर चर्चा करना चाहते हैं, महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं। एक 27/4/2000 को एक नोटिस था जिसके ऊपर चर्चा हुई, और वो भी खाद्यान्न की कीमतों पर नहीं था। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, तब चर्चा हुई थी। 6 वर्ष में एक बार प्राइस राइज पर डिस्कशन और 5 वर्ष में 9 बार, ये अपने आप में ये तुलना बताती है। क्यों? क्योंकि दाम घटाओ और कोटा बढ़ाओ। आप बैठ जाइए, पाठक जी, आप बैठ जाइए, हो गया, आप बैठ जाइए, आप भी बैठिए, बैठिए ना, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट, टेक योर सीट। आप बैठ जाइए, शाहनवाज जी, बैठ जाइए, बैठ, प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाइए, आप बोलने दीजिए। आपके नेता को करोड़ लोग मर रहे हैं और ये मंत्री हंसता है। करोड़पति ऐसे नहीं, ऑल दिस विल नॉट गो इन रिकॉर्ड। आप अपने नेता को बोलने शर्म करने के बजाय। महोदया, आप बैठिए, आप क्यों खड़े? आप भी बैठिए, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। महोदया, सच्चाई है। ये तो रिकॉर्ड कर रहा है, उसमें भी एतराज। अरे सच्चाई है ये, सच्चाई से। महोदया, हाँ बोल। मैं चाहूंगी कि ये विषय जितना गंभीर है और जितना संवेदनशील है, कम से कम हम उतनी ही शाइस्तगी से इस विषय पर चर्चा करें और सुनें। वो शायद इन गरीबों के प्रति एक हमदर्दाना व्यवहार होगा। जो व्यवहार हो रहा है वो उनके प्रति हमदर्दी नहीं दिखा रहा। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगी, इस चर्चा को हम शांति से और गंभीरता से होने दें। जो गंभीरता इसमें अपेक्षित है वो गंभीरता सदन में झलके, तो उसको और कोई राहत मिले न मिले, इतनी राहत जरूर मिलेगी कि उसका दर्द यहाँ कह दिया गया है, उसकी व्यथा यहाँ बता दी गई। अध्यक्ष जी, मैं कह रही थी, आप बैठ जाइए। मैं कह रही थी कि दाम घटाओ और कोटा बढ़ाओ, ये हमारा प्रबंधन था, इसलिए कभी प्राइस राइज पर चर्चा नहीं हुई। और दाम बढ़ाओ और कोटा घटाओ, ये इनका प्रबंधन है, इसलिए 9 बार चर्चा।
तो ये आंकड़े देकर मैंने आपको बताया कि पहला कारण जो बताया गया कि घरेलू उत्पादन में कमी के कारण महंगाई बढ़ रही है, वो कारण सच नहीं है। दूसरा कारण आपने कहा अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाल, चावल और तेल के भाव बढ़ गए, इस कारण महंगाई बढ़ रही है। अध्यक्षा जी, आंकड़े मैं लेकर आई हूं, फ्यूचर ट्रेड्स के अमेरिका के ये आंकड़े मैंने नेट से निकाले हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुशेल के तौर पर मात्रा तय की जाती है और डॉलर की करेंसी में रुपया तय किया जाता है, पैसा तय किया जाता है। मैंने अपने देशवासियों को समझाने के लिए बुशेल को किलोग्राम में परिवर्तित किया और डॉलर को रुपयों में परिवर्तित किया, और कल का जो रेट है डॉलर का 46.2, उसकी दर से इसको परिवर्तित किया। ये मैं आपको बताती हूँ अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव। गेहूं दिसंबर 2008 में 11 रुपए प्रति किलो था, फरवरी 2010 में घटकर 8 रुपए 51 पैसे रहे, 8 रुपए 51। चावल ये कह रहे हैं जनवरी 2008 में 14 रुपए 59 पैसे था, फरवरी 2010 में 14 रुपए 45 पैसे, बढ़ा नहीं, 14 पैसे घटा। मक्का जून 2008 में 12 रुपए 16 पैसे प्रति किलो थी, फरवरी 2010 में 6 रुपया 71 पैसे प्रति किलो बिका। तेल, सोयाबीन का तेल फरवरी 2008 में 69 रुपए प्रति किलो था, फरवरी 2010 में 37 रुपया प्रति किलो है। ये अंतरराष्ट्रीय बाजार के दाम हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसलिए ये कहना, आप शांत रहिए, इसलिए ये आप बीच में मत बोलिए, आप इस तरह नहीं बात करिए, आप बैठ, शांत रहिए, शांत रहिए। बंगाल में मुख्यमंत्री बनना है, बंगाल में मुख्यमंत्री बनना है, बंगाल में मुख्यमंत्री बनना है। Nothing will go on record. Nothing will you take your seat? Sit down. Sit down. Take your seat. Take your seat. आप बैठिए, आप बैठिए, आप शांत रहिए। इसलिए अध्यक्ष जी, दूसरा कारण जो बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम गिरे, वो भी सच नहीं। तीसरा कारण बताया किसानों को समर्थन मूल्य अधिक दिया। क्या समर्थन मूल्य अधिक दिया? 2007-8 में दिया 8.5 रुपया प्रति किलो, 2008-9 में दिया 10 रुपया प्रति किलो, और 2009-10 में दिया 10 रुपया 80 पैसे प्रति किलो। क्यों शरद भाऊ, यही आंकड़े हैं ना? 850 रुपये प्रति किलो, प्रति क्विंटल 850, फिर 1000 रुपये प्रति क्विंटल, और फिर 1080 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन उपभोक्ता को किस भाव खिलाया? जब 8.5 रुपये समर्थन मूल्य था तो आटा बिका 15 रुपए किलो। जब 10 रुपया समर्थन मूल्य था तो आटा बिका 17 रुपए किलो, और जब 10 रुपया 80 पैसे प्रति किलो का समर्थन मूल्य था तो आटा बिका 20 रुपया किलो। आप कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य के कारण महंगाई बढ़ी। अगर समर्थन मूल्य से 1.5 रुपया 2 रुपया ज्यादा पर चीज बिकती तो मैं आपके इस तर्क को मान लेती कि आपने 8.5 रुपया किसान को दिया, इसलिए 11 रुपए बिकना ही था। लेकिन दूर दूर तक कोई रिश्ता किसानों को दिए हुए समर्थन मूल्य और बाजार में बिकने वाले दाम का नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे यहाँ कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है, और कल्याणकारी राज्य का मतलब था किसानों से महंगा खरीदो, उपभोक्ता को सस्ता खिलाओ, बीज का अनुदान दो, उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। लेकिन हम किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं देते और उपभोक्ता को महंगा खिलाने की मार मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि किसानों के समर्थन मूल्य के कारण महंगाई बढ़ी है। जहां तक किसान का सवाल है शरद भाऊ, आप एक हाथ से लेते हैं, एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से ले लेते हैं। अगर आपने किसानों का समर्थन मूल्य 8.5 से 10 रुपया 80 पैसे किया तो अभी 4 दिन पहले आपने 25 रुपया प्रति बोरा यूरिया का दाम बढ़ाकर दूसरे हाथ से उसके हाथ से पैसा लेने का काम। किसान के द्वारा खरीद की जाने वाली हर वस्तु, हर उपकरण महंगा। एक चीज बेचता है, बाकी तो सारी चीजें खरीदता है ना। अगर गेहूं उत्पादन करता है तो गेहूं बेचता है, चावल उत्पादन करता है तो चावल बेचता है, बाकी सारी चीजें, दालें खरीदता है, चाय खरीदता है, चीनी खरीदता है, ये सारी की सारी खरीदता है कि नहीं खरीदता? तो किसानों के समर्थन मूल्य और उपभोक्ता के ऊपर
पड़ने वाली मार में किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए ये आपका तर्क भी सही नहीं है कि किसानों के समर्थन मूल्य के कारण दाम बढ़े। चौथा कारण आपने बताया गरीबों की आय में वृद्धि हुई है क्योंकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम तेजी से चल रहे हैं। अध्यक्षा जी, मैं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की चर्चा यहां नहीं करना चाहती विस्तार से, क्योंकि उससे विषयांतर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं, अभी पीछे से आवाज आई कि नरेगा तो शुरू भी नहीं हमारे। नरेगा से छला हुआ मजदूर समाप्त है, उनको बोलने दीजिए। नरेगा से छला हुआ मजदूर तो दोहरी मार सह रहा है, महंगाई की मार भी सह रहा है और भ्रष्टाचार की मार भी सह रहा है। कौन सी गरीबों की आय में वृद्धि की बात करते हैं? मैं कहती हूं अगर नरेगा पूरे का पूरा चले, सही चले, एक नए पैसे का पिलफ्रेज न हो, तो 100 दिन का कारोबार 100 रुपया प्रतिदिन की दृष्टि से कहने की बात आपने की है। पूरे 100 दिन का रोजगार मिले उसे, 100 रुपए की पगार मिले, तो 10,000 रुपया साल होता है। 10,000 रुपए साल का मतलब है 850 रुपए महीना। 850 रुपए की आय को आप कहते हैं गाना गा के, ढोल पीट के, कि गरीबों की आय में वृद्धि हो गई। 850 रुपए की आय उसकी जेब में, और ये तब अगर 100 दिन का पूरा रोजगार मिले और 100 रुपया पूरी पगार मिले। हालत यह है कि जॉब कार्ड बने हैं, ना 100 दिन का रोजगार मिल रहा है, ना 100 दिन की पगार मिल रही है, और आप कह रहे हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में आप क्यों खड़े? बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। इसलिए मैंने आपसे कहा था जरा सा शांति रखिए, शांति रखिए, शांति, शांत। आप शांत हो जाइए, शांति बनाइए। इसलिए मैंने आपसे कहा था अध्यक्षा जी कि ये जो 4 कारण राष्ट्रपति अभिभाषण में गिनाए गए हैं कि घरेलू उत्पादन में कमी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं, किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य मिला है, गरीबों की आय में वृद्धि हुई है, इसलिए महंगाई बढ़ी है, ये चारों के चारों कारण अनुचित हैं, ये चारों के चारों कारण निराधार हैं, और ये चारों के चारों कारण असत्य हैं। महंगाई के कारण कौन से हैं ये मैं बताती हूं। है महंगाई के कारण 4 कारण हैं, और आपके सामने बताती हूं, और वो चारों कारण घोटालों के हैं। गेहूं घोटाला, चावल घोटाला, दाल घोटाला, चीनी घोटाला, और इसलिए ये महंगाई नहीं, हम इसको महंगाई का महाघोटाला कहते हैं। और अध्यक्षा जी, जब मैंने घोटाला शब्द का इस्तेमाल किया है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। मैं एक एक घोटाले के आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं। जहां तक गेहूं आयात घोटाले का सवाल है, आपने 2007-8 में 8.5 रुपए का समर्थन मूल्य दिया। शरद भाऊ, मैं आपका ध्यान चाहूंगी, 8.5 रुपए का समर्थन मूल्य दिया आपने, लेकिन उसी साल आपने गेहूं आयात किया 14 रुपए 82 पैसे के हिसाब से। यानी हमारे यहाँ के किसान को 850 रुपए का दाम और विदेशी किसान को 1482 रुपए का दाम, 632 रुपया प्रति क्विंटल, 632 रुपया प्रति क्विंटल आपने ज्यादा था विदेश के किसानों को। और गेहूं कौन सा मंगाया? ऐसा लाल गेहूं जो आदमी तो क्या जानवर भी खाने से मना कर दे। लाल रंग का गेहूं
अध्यक्षा महोदया, उस लाल रंग के गेहूं की रोटी जब थाली में रखी जाती थी तो आदमी को भ्रम होता था कि शायद गुड़ की रोटी पत्नी ने बनाई आज। वो बहुत खुशी खुशी मुंह में डालता था और मुंह में डाल के इतनी बकबकी होती थी कि थूकता फिरता था और उसको लगता था ये किसकी रोटी है, तो वो कहती थी जैसा गेहूं मिला है उस गेहूं की रोटी बनाई। 14 रुपए 82 पैसे किलो। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अभी nothing will go on record, nothing will go on record except what सुषमा जी is saying. बैठ जाइए, आप 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 बैठ आप बैठ 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 जाइए, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ, आप बैठिए, 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 nothing is going in record, nothing will go in record. बैठिए, 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 तूफानी सरोज जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, तूफानी सरोज जी, बैठिए, अब बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए आप लोग, हाँ बैठ जाइए, अब इनको बोलने दी, अच्छा ठीक है, अब बैठ जाइए, इनको बोलने दी, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं अपने विपक्ष के प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगी, ये उनकी अपनी मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए आप चुप रहें। गरीब सुन रहा है, गरीब सुन रहा है कि नाटक ये उनके साथ रच रहे हैं या नाटक हम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कह रही थी कि 8.5 रुपए का समर्थन मूल्य अपने किसान को दिया, 14 रुपए 82 पैसे के हिसाब से विदेश से लाल गेहूं मंगवाया और वहीं बस नहीं कर गए, बैठे शरद भाऊ, अगले साल फिर 19 रुपया किलो की दर से 10 लाख मीट्रिक टन अनाज लेने का प्रस्ताव मंगाया, लेकिन देश में इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया किसानों का कि इन्हें वो निर्णय रद्द करना पड़ा, वरना 19 रुपया किलो के हिसाब से फिर आयात हो रहा था। लेकिन घोटाला क्या है? इसमें घोटाले का दूसरा पहलू बताना चाहती हूँ। घोटाले का दूसरा पहलू यह है कि सन 2007-8 में ये कह दिया गया कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध है, बैन कर दिया गया, ऑस्टेंसिबली इट वाज बैंड। लेकिन आरटीआई में क्वेरी लगी, उसमें एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या गेहूं का कोई निर्यात इन सालों में हुआ है, और उसका जवाब आया कि 2007-8 में भी निर्यात हुआ, 2008-9 में भी निर्यात हुआ और 2009-10 में भी निर्यात हुआ। और मैं अगर आपको बताऊं किस दाम पर हुआ तो आप हैरान रह जाएंगे। 14 रुपए 82 पैसे पर आयात करते हो, 19 रुपए पर आयात करने का प्रस्ताव करते हो, लेकिन निर्यात हुआ 2007-8 में 10 रुपया 1 पैसे के हिसाब से। 2008-9 में निर्यात हुआ 13 रुपए 2 पैसे के हिसाब से, और 2009-10 जब आटा 20 रुपया किलो चल रहा है, निर्यात हुआ 12 रुपए 51 पैसे के हिसाब से। आप कहते हैं घोटाला नहीं तो और क्या है? आपका अपना उपभोक्ता भारतवासी बाजार से 20 रुपया किलो के हिसाब से आटा खा रहा है और भारत की सरकार प्रतिबंध के बावजूद 12 रुपए 51 पैसे के हिसाब से 2009-10 में निर्यात कर रही है। ये घोटाला नहीं तो क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था गेहूं के बाद चावल में घोटाला हुआ। चावल निर्यात का घोटाला बताती हूं। 2 किस्मों में चावल को बांटा जाता है, बासमती और गैर बासमती। तय किया गया 2007 में
गैर बासमती चावल का निर्यात नहीं होगा, क्योंकि दाम घरेलू बाजार में बढ़ रहे थे। अध्यक्ष महोदया, लोगों की आंखों में धूल झोंककर गैर बासमती को बासमती बताकर निर्यात किया गया। यह पहला घोटाला। और दूसरा घोटाला, अफ्रीकी देशों की मदद करने के नाम पर गैर बासमती चावल का निर्यात भी खोला गया, और वो निर्यात सरकारी कंपनियों के द्वारा नहीं, प्राइवेट व्यापारियों के द्वारा करवाया गया। लेकिन कष्ट से कहना पड़ता है कि जिनकी मदद करने के लिए वो निर्यात किया गया था चावल, वो चावल उन देशों तक नहीं पहुंचा, बीच समुद्र में सरका दिया गया, दूसरी तरफ चला गया। आपका अपना देश भूखा मर रहा है, आपने अपने लोगों के मुंह का निवाला छीना, और जिनकी मदद के लिए, जिनकी भूख मिटाने के लिए भेजा, उन तक पहुंचाया भी नहीं, और बीच में से लाभ बनाकर ले गए, प्रॉफिट बनाकर ले गए। ये घोटाला नहीं तो और क्या है। तीसरा घोटाला दालों का। नहीं, प्लीज सिट डाउन, यू कांट गेट अप। प्लीज सिट डाउन। अधीर रंजन जी बैठ जाइए। अधीर रंजन जी, हाँ, अधीर रंजन जी बैठ जाइए। आप बैठ। अधीर रंजन जी आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। विष्णु पंडित जी आप बैठ जाइए। अध्यक्षा जी, दालों का घोटाला तो त्रासदी से भरा है। दालों का घोटाला तो त्रासदी से भरा है। घरेलू बाजार में दालों के दाम आसमान छू रहे थे। 30 रुपया किलो हुई, 35 रुपया किलो हुई, 40 रुपया किलो हुई, 42 रुपया किलो हुई, 50 रुपया किलो हुई, और अभी कल के दाम मैंने बताया 90 रुपया किलो हुई। दालों का आयात किया गया, आयात की छूट दी गई। लेकिन आपको बताते हुए मुझे दुख होता है, आयात की हुई दालें बंदरगाह पर पड़ी रही। व्यापारियों ने वहां डेमरेज देना स्वीकार किया, लेकिन दालों को उठाकर बाजार में लाना स्वीकार इसलिए नहीं किया कि दाम अगर और बढ़ने वाले हैं तो बढ़ने दो, वहां से तब उठाएंगे जब इसका हमें दाम का लाभ कम से कम दुगना तिगना चौगुना मिलेगा। और मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि यह आयात केवल प्राइवेट व्यापारियों ने नहीं किया था, स्टेट एजेंसियां इसमें शामिल थी। एसटीसी, पीसी, एनईसी, एमएमटीसी, नेफेड, ये सारी एजेंसियां इस अपराध में शरीक थी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर किसी ने देखा, उस समय हेडलाइंस टुडे ने एक स्टोरी की थी। उनकी एक खोजी टीम कोलकाता बंदरगाह पर पहुंची थी और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में लदी हुई बोरियां उन्होंने दिखाई थी कि ये बोरियां यहाँ कोलकाता बंदरगाह पर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में पड़ी हैं। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, उनको खाने को दाल नहीं मिल रही। गरीब की एकमात्र प्रोटीन दाल होती है, लेकिन वो आयातित माल वहां पड़ा हुआ था इस इंतजार में कब दाम बढ़े, कब वो बाजार में लाया जाए। ये दालों का घोटाला। और चौथा घोटाला चीनी का। अध्यक्ष महोदया, चीनी का पूरा कारोबार सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। आप उनकी मुस्कुराहट नहीं, गरीब का दर्द देखो। जो गरीब का बेरौनक चेहरा है वो देखो, इनको मुस्कुराने दो। ये नहीं मुस्कुराते तो दाम बढ़ते क्यों? अध्यक्ष जी, चीनी का पूरा कारोबार सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। चीनी की फैक्ट्रियां लगाने का लाइसेंस सरकार देती है, गन्ने की कीमत सरकार तय करती है, लेवी में जो चीनी ली जाती है उसका दाम भी तय करती है, लेवी चीनी खरीदती भी है, और चीनी का आयात निर्यात भी सरकार उसकी नीति निर्धारित करती है। इस पूरे का ज्ञान शरद भाऊ से ज्यादा किसी को नहीं है। वो चीनी साम्राज्य के मालिक हैं, वो इस देश के चीनी सम्राट हैं। लेकिन मैं केवल शरद भाऊ आपसे पूछना चाहती हूं, आपको मालूम है, शरद जी आपको मालूम है
कि चीनी के उत्पादन का साइकिल 3 बरस का होता है, 3 वर्ष का होता है साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल 3 वर्ष का होता है। 2006-7 में, सन 2006-7 में इस देश में चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, 28.3 मिलियन मीट्रिक टन रिकॉर्ड उत्पादन। उन्हें यह मालूम होना चाहिए था कि 3 साल बाद, क्योंकि चीनी का उत्पादन हुआ, चीनी के दाम कम हुए, तो गन्ना किसानों को कम मिला, कि हो सकता है गन्ना किसान अगली बार गन्ने की जगह कुछ और बोए। और वैसे भी जब इतनी बहुतायत हो गई तो कोई भी दूरदर्शी कृषि मंत्री ये कहता कि मैं बफर स्टॉक पैदा कर लूं, जमा कर लूं, इस समय पर इतनी चीनी देश में हुई है, कल को कमी होगी तो बफर स्टॉक से निकाल कर दे दूंगा। लेकिन बफर स्टॉक नहीं बनाया, निर्यात करने की छूट दे दी। खूब निर्यात हुआ, इतना निर्यात हुआ कि देश में ही चीनी की कमी हो गई। जब देश के लोग त्राही-त्राही करने लगे चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, तो ओजीएल पर उन्हीं कंपनियों को आयात करने का छूट दे दी। जब निर्यात किया तो निर्यात करते समय उन्हें अपनी ओर से एक्सपोर्ट असिस्टेंस भी दी। निर्यात करो, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के लिए हम कुछ पैसा दे देते हैं, वो भी ले लो। सरकारी खजाने से असिस्टेंस भी दे दी और एक्सपोर्ट की छूट भी दे दी। लेकिन जब घर में कोहराम मचा तो कहा कि अब आयात कर लो। और मैं आपसे बताना चाहती हूं, ओजीएल के तहत फिर आयात शुल्क की छूट दे दी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लो। और वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट चीनी मिल मालिकों को भी कहा, प्राइवेट व्यापारियों को भी कहा, स्टेट एजेंसियों को भी कहा। अध्यक्ष जी, इस देश में एक ही समय चीनी का आयात भी हो रहा था और निर्यात भी हो रहा था। और एक समय तो ऐसा आया, वो दृश्य देखने लायक था। कांदला बंदरगाह पर, जेएनपीटी बंदरगाह पर 2 जहाज एक साथ खड़े थे। एक चीनी लेकर आया था, दूसरा चीनी लेकर जा रहा था। और आप हैरान होंगी, आंकड़ों को सुनकर आप हैरान होंगी, जो चीनी बेची जा रही थी वो 12.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेची जा रही थी। जो चीनी खरीदी जा रही थी वो 36 रुपए प्रति किलो की दर से। अगर ये आंकड़े गलत हैं तो शरद भाऊ बता दे। 12.5 रुपए किलो पर चीनी बेची जा रही थी, चीनी का निर्यात हो रहा था, और 36 रुपए किलो पर चीनी का आयात हो रहा था। और एक ही समय पर आयात निर्यात दोनों जारी थे। आप जानती हैं इसका परिणाम क्या हुआ? आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि 33 चीनी मिलें जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जिनका लाभांश त्रैमासिक तौर पर तय किया जाता है, क्वार्टरली, उनका लाभ, उनका प्रॉफिट हर क्वार्टरली तय किया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर 2008 में उनका प्रॉफिट कुल मिलाकर 30 करोड़ था। 33 कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, उन 33 चीनी मिलों का लाभ, प्रॉफिट अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2008 के क्वार्टर का 30 करोड़ था, जो अक्टूबर से दिसंबर 2009 में बढ़कर कितना हो गया? गेस करिए कितना हो सकता है? 300 नहीं, 30 करोड़ से 901 करोड़ हो गया। अगर आप प्रतिशत लगाओ तो 2900%, 2900% मुनाफा कमाया उन चीनी मिल मालिकों ने। 2900%, 2900 मतलब देहाती भाषा में 100 कम 3000%। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी, चीनी भले ही मेरे और आपके लिए कड़वी हो गई हो, चीनी भले ही गरीब की चाय से गायब हो गई हो, लेकिन उन चंद चीनी मिल मालिकों ने वारे न्यारे कर लिए और उन्होंने 7 पुश्तों का पैसा जमा कर लिया। 7 पुश्तों का, उसमें किसका कितना हिस्सा है ये मुझे नहीं मालूम, मैंने इसकी खोज नहीं की है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ इसकी खोज होनी चाहिए। ये 4 घोटाले मैंने आपके सामने रखे हैं, और चारों चीजें वो हैं जो गरीब की थाली से गायब है। आटा, दाल, चावल, चीनी और चालों के घोटाले मैंने आपके सामने रखे हैं। इसलिए मैं मांग करती हूं एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन होना चाहिए।
एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए जो इन चारों घोटालों का पर्दाफाश करे और कहे, बताए कि ये आयात और निर्यात जो बार बार खुल रहे थे, बार बार जा रहे थे, आखिरकार इसके पीछे मामला क्या था। वो फिर कहेंगे कोई डायलॉग और नाटक। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक फिल्म में धर्मेंद्र से पूछा था किसी ने, आप क्या काम करते हो, तो उसने कहा इधर का माल उधर करता हूँ, उधर का माल इधर करता हूँ। अगर सच पूछे तो ये महंगाई केवल इस कारण से हुई है कि ये सरकार इधर का माल उधर कर रही है और उधर का माल नहीं। जब इधर फायदा होता है तो आयात खोल देती है, जब उधर फायदा होता है तो निर्यात खोल देती है। लेकिन इस इधर उधर करने की जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि एक जेपीसी गठित हो जो ये चारों घोटाले मैंने इनके सामने रखे हैं, उन चारों घोटालों का पर्दाफाश करे और सत्य लोगों के सामने लाए कि ये महंगाई के क्या कारण है। वो 4 कारण नहीं है, ये 4 कारण। अब मैं इनके खाद्य सुरक्षा की पोल खोलना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति अभिभाषण में राष्ट्रपति जी से कहलवाया, हम अपनी खाद्य सुरक्षा को दीर्घ अवधि के लिए सुनिश्चित तब कर पाएंगे जब हम कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करेंगे। और उसके नीचे लिखा, हमारी सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के प्रति कृत संकल्प है। सरकार कहती है हम खाद्य सुरक्षा कानून बनाने के प्रति कृत संकल्प हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप लोग राष्ट्रपति के मुंह से असत्य भाषण क्यों करवाते हैं? मेरे पास पिछली बार का अभिभाषण है और पिछली बार के अभिभाषण में आपने कहा, साल पहले की बात है, 9 महीने पहले की, जून में जब ये हुआ, मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव करती है। आज कृत संकल्पता पे आ गए, तब प्रस्ताव कर दिया था। प्रस्ताव करती है जो एक ऐसे ढांचे के लिए सांविधिक आधार मुहैया कराएगा जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आश्वासन हो। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह 25 किलोग्राम चावल और गेहूं प्राप्त करने का कानूनन हकदार होगा। इस विधान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक व्यवस्थित सुधार लाने के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। ये पिछली बार का भाषण। आपने इस देश को राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाया कि आप एक ऐसा कानून लाएंगे जिस कानून में 25 किलो प्रतिमाह गेहूं या चावल 3 रुपए किलो के आधार से खिलाएंगे। आज 9 महीने बीत गए, क्या हुआ? चाहिए तो ये था कि इस अभिभाषण में यह आता कि हमने उस कानून के में क्या प्रगति की है। हमने कानून का प्रारूप तैयार करवा लिया, हम इस सत्र में उसको लेकर आ रहे हैं, या उसको आपने पहले पारित करवा लिया होता दूसरे में। वो ना करवा के आप कृत संकल्पता पर आ गए। अंग्रेजी में वी आर कमिटेड, हिंदी में हम कृत संकल्प हैं। अब कैसे कृत संकल्प हैं? मैं कहना चाहती हूं सरकार को कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के जो 4 स्तंभ होते हैं, उन चारों स्तंभों की आप पूरी तरह उपेक्षा कर रहे हैं। आप खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कैसे करेंगे? आप पूछेंगे कि वो कौन से स्तंभ है? सबसे पहला स्तंभ है, अध्यक्षा जी, गरीबी के सही आंकड़े। देश में गरीबों की संख्या कितनी है ये पता लग जाए। दूसरा है अच्छा उत्पादन, उत्पादन बढ़े। तीसरा है पर्याप्त भंडारण, हमारे गोदाम भरे रहें। और चौथा है प्रभावी वितरण। जब तक ये 4 आयाम, ये 4 स्तंभ, ये 4 पाए मजबूत नहीं होते, तब तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। अब मैं इस सरकार के बारे में बताती हूं कि इन चारों स्तंभों में इन्होंने क्या मजबूती दी है। इनके चारों स्तंभ लड़खड़ा रहे। जहां तक गरीबों की संख्या का सवाल है, 2004 और 5 की जनसंख्या के आधार पर गरीबों की संख्या इन्होंने जाननी चाहिए और 4 अलग कमेटियां और एजेंसियां बनाई और चारों ने अलग आंकड़ा दिया। 2004 और 5 की जनसंख्या को आधार बना, क्यों शरद भाऊ? उसी को बनाया ना आधार,
2004-5 की जनसंख्या का। पहला आंकड़ा आया योजना आयोग का। योजना आयोग कहता है 25.7% लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे। ये प्लानिंग कमीशन का आंकड़ा है। उसके बाद इन्होंने एक और कमीशन का गठन किया, नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्रेन्योर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, किया ना वासुदेव दा? उसका क्या आंकड़ा आया? 77% लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे। उसके बाद इन्होंने एक और कमेटी गठित की, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने ग्रामीण भारत की गरीबी अलग निकाली, शहरी भारत की गरीबी अलग निकाली और कुल मिलाकर आंकड़ा दिया 37.2%। उन्होंने कहा कि 37.2% लोग गरीबी की रेखा के नीचे। फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय तस्वीर में आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक कमेटी बनाएंगे और चूंकि हमको कार्यक्रम चलाना है, हम गरीबी के आंकड़े देंगे। उन्होंने एक NC सक्सेना कमेटी बना दी ग्रामीण विकास मंत्रालय, और उसने गरीब भारत के आंकड़े निकाल कर कहा 50% गरीब इस देश में गरीब है, 50% लोग इस देश में ग्रामीण भारत के गरीब है। आज तक आप ये तय नहीं कर पाए कि गरीबी मापने का आधार क्या होगा। आज तक आप ये तय नहीं कर पाए कि इन आंकड़ों में से कौन सा आंकड़ा आपका मान्य होगा। तो पहला स्तंभ ही आपका लड़खड़ा गया। और गरीबी मापने का नया आधार क्या रहा है कि कितनी कैलोरी गरीब खाता है। मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदया, जिस गरीब का पेट पीठ से सटा हुआ है, उसके पेट में क्या कैलोरी टटोलते हो? अरे उसके पेट पे नहीं, उसके माथे पे लिखा है वो गरीब है। उसके घर से गरीबी बोलती है, उसके बदन के चीथड़े कपड़े गरीबी बोलते हैं, उसका पेट टटोलने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, पिछली बार का जो इनका राष्ट्रपति अभिभाषण था, पिछली बार के राष्ट्रपति अभिभाषण में आपने कहा था आप BPL के आंकड़े लाएंगे, उसके लिए ग्राम सभा या शहरी निकाय को माध्यम बनाएंगे। आपने कहा था ग्राम सभा बैठकर तय करेगी कि हमारे गांव में गरीब कौन है, शहरी निकाय तय करेंगे ताकि आपत्ति दर्ज कराई जा सके अगर कोई गलत आंकड़ा आ जाए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक भी ग्राम सभा की मीटिंग हुई गरीबी का आंकड़ा तय करने के लिए? एक भी शहरी निकाय ने गरीबी का आंकड़ा दिया? तो जब आपको यही नहीं पता कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कितनों की करनी है, आपको यही नहीं मालूम, अरे घर में एक गृहिणी को अगर पति कह दे कि शाम को मेरे कुछ मित्र आ रहे हैं, आप उनके लिए खाना बना लेना, तो पहला सवाल ये पूछती है कि कितने लोग होंगे। अगर वो कहे कि 10 लोग आएंगे और आ जाएं 25, तो उसकी तो फजीयत होनी ही होनी। 10 में से वो 15 को खिला देगी, 16 को खिला देगी, 25 को कैसे खिलाएगी? ये साधारण कॉमन सेंस है कि अगर आप खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तय करिए आपको खिलाना कितनों को है, आपके गरीब का आंकड़ा क्या है। लेकिन आज तक ये सरकार ना गरीबी के आंकड़े तय कर पाई, ना गरीबी मापने का आधार तय कर पाई, तो इनका पहला स्तंभ पूरी तरह लड़खड़ा गया। दूसरा स्तंभ मैंने कहा था अच्छा उत्पादन, बढ़ा हुआ उत्पादन। बढ़ा हुआ उत्पादन कब होगा शरद भाऊ? बढ़ा हुआ उत्पादन तब होगा जब कृषि योग्य भूमि बढ़ेगी, ज्यादा रकबे में खेती होगी। ये तो साधारण सी बात है। लेकिन आपके अपने कृषि मंत्रालय के आंकड़े हैं कि इस साल कृषि योग्य खाद्यान्न का रकबा 8% घटा है। ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है मेरे पास। स्टैंडिंग कमेटी ने आपके द्वारा दिए गए आधार पर कहा है, मैडम मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द कमेटी ऑब्जर्व्ड दैट द एरिया अंडर फूड ग्रेन्स हैज डिक्लाइंड बाय 8% from 680.99 lakh hectares in 2008-9 to 626.47 lakh hectares in 2009. 680 लाख हेक्टेयर से घटकर 626 लाख हेक्टेयर में खाद्यान्न उग रहा। आप कह रहे हैं 2009-10 में प्रोडक्शन कम हुआ, ये तो स्वाभाविक बात है। कम रकबे में अगर आप खाद्यान्न बोएंगे तो कम पैदा होगा, ज्यादा रकबे में अगर आप खाद्यान्न बोएंगे तो ज्यादा पैदा होगा। जब आपका रकबा ही घट रहा है, आपकी भूमि
खेती से निकलकर गैर खेती चीजों के लिए जा रही है, एससीजेड के लिए जा रही है, बाकी चीजों के लिए जा रही है, तो आपके यहाँ उत्पादन बढ़ेगा कैसे, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि दूसरा स्तंभ है। और आपने इस बार राष्ट्रपति से कहलवाया कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ानी जरूरी, केवल प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी तब बढ़ेगी जब जिस भूमि में आज खेती नहीं हो रही, यानी जो असिंचित है, उसको आप सिंचित करके खेती योग्य बनाएंगे। ज्यादा भूमि में आप खाद्यान्न बोएंगे, तभी उत्पादकता बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का आपस में सीधा रिश्ता है। आप जितने ज्यादा भूमि को कृषि योग्य बनाते जाएंगे, उसमें खाद्यान्न उगाते जाएंगे, उतना आपका उत्पादन बढ़ता जाएगा। लेकिन हो रहा है उल्टा, आपकी खेती खिसक रही है, आपका रकबा कम हो रहा है। और जहां तक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का सवाल है, उसमें तो 1 इंच आप आगे नहीं बढ़े। हाँ, अगर कृषि उत्पादकता में कोई आगे बढ़ा है तो गुजरात सरकार ने एक मॉडल आपके सामने रखा। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूं आपको और आपके माध्यम से इस सदन को, गुजरात की अर्थव्यवस्था कभी भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी, लेकिन गुजरात की अर्थव्यवस्था में कृषि की विकास दर 9.6% बढ़ी। 9.6% के दर से कृषि विकास दर आई है गुजरात की। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कह रहे हैं, ये सर्टिफिकेट आडवाणी जी नहीं दे रहे हैं किसी मोह में। ये सर्टिफिकेट इस देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों ने दिया। 5 अर्थशास्त्री, तुषार शाह, अशोक गुलाटी, पी हेमंत, गंगा श्रीधर, इस तरह के जो अर्थशास्त्री हैं, उन लोगों ने एक पेपर लिखा जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपा। और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में इस पेपर का शीर्षक उन्होंने क्या दिया, आप जानते हैं? सीक्रेट ऑफ गुजरात अग्रेरियन मिरेकल आफ्टर 2000। क्या शीर्षक दिया? सन 2000 के बाद गुजरात में कृषि चमत्कार का रहस्य, सीक्रेट ऑफ गुजरात अग्रेरियन मिरेकल आफ्टर 2000। और ये अर्थशास्त्री भी कोई भाजपाई नहीं है, इनमें से एक ने तो मोंटेसिंग आलूवालिया की प्रशंसा में पेपर लिखा था। एक भी अर्थशास्त्री इसमें से भाजपाई नहीं है। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात की वो भूमि जो बंजर भूमि थी, उस बंजर भूमि को सिंचित करके, वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, वहां दूरदृष्टि दिखाकर उन्होंने जो खेती करवाई है, कृषि की उत्पादकता बढ़ाई है, उसके कारण ये मिरेकल हुआ। 9.6% की कृषि विकास दर गुजरात में हासिल की। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोडक्टिविटी के लिए एक राज्य का मॉडल तैयार है आपके सामने, लेकिन उसके लिए दूरदर्शिता चाहिए, उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, उसके लिए सही नीतियां चाहिए और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन चाहिए। और चारों की कमी मुझे आपकी सरकार में दिखती है। इसलिए खाद्य सुरक्षा का दूसरा स्तंभ भी लड़खड़ा रहा है, क्योंकि खाद्यान्न का उत्पादन पहले के बजाय घटा है और खाद्य सुरक्षा के लिए बढ़ा हुआ उत्पादन चाहिए। अध्यक्षा जी, मैंने कहा था तीसरा स्तंभ है पर्याप्त भंडारण। जहां तक भंडारण का सवाल है, शरद जी जानते हैं क्योंकि वो कंज्यूमर अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं, हमारी प्रमुख संस्था है एफसीआई, और एफसीआई के पास कवर्ड स्टोरेज कैपेसिटी 25 लाख मिलियन टन की है, ठीक है ना? 25 लाख मिलियन टन की कवर्ड कैपेसिटी है एफसीआई के पास, और 27.71 यानी 28 लाख मान लीजिए अनकवर्ड कैपेसिटी है। और इसमें सारी की सारी कैपेसिटी गिन ली मैंने, वो भी जो एफसीआई के अपने गोदाम है और वो भी जो एफसीआई ने किराए पर लिए। ये टोटल कवर्ड कैपेसिटी, अनकवर्ड कैपेसिटी हमारे यहाँ भंडारण की है। जो बाहर रखा जाता है अनाज, वो बारिश के कारण सड़ता है। जो अंदर रखा जाता है अनाज, वो पुराना होकर सड़ता है। याद होगा शरद भाऊ को, मैंने राज्यसभा में एक बार, मैं जब राज्यसभा में थी, एक सवाल पूछा था उनसे
कि हमारे यहाँ आज भी परंपरागत मैनुअल हैंडलिंग है अनाज की, जबकि विश्व भर में मैकेनाइज्ड हैंडलिंग हो रही है। मैनुअल और मैकेनाइज्ड हैंडलिंग का अंतर बताती हूँ अध्यक्षा जी आपको। जब मैनुअल हैंडलिंग होती है तो बोरियों का लदान होता है, पल्लेदार आकर के एफसीआई में बोरी रख देते हैं, नई आवक आती है उसके ऊपर नई बोरी रख दी जाती है, फिर नया अनाज आता है उसके ऊपर रख दिया जाता है, और जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हम अनाज निकालते हैं तो ऊपर की बोरी सबसे पहले निकलती है। तो नया अनाज जो आया वो निकल गया, पुराना अनाज वहीं बना रहा। फिर खरीफ की फसल आई, फिर लदान आ गया, फिर पीडीएस के लिए निकला, नया निकल गया, पुराना पड़ा रहा। मैकेनाइज्ड हैंडलिंग में उल्टा है, वहां कन्वेयर बेल्ट की तरह चलता है। तो जब निकलती है तो सबसे पहले नीचे की बोरी निकलती है, फिर ऊपर की बोरी निकलती है। तो नीचे का अनाज निकलता जाता है, ऊपर का अनाज बोरी नीचे आती जाती है। नहीं सकते हो। मैडम कम से कम वो स्पीकर की भूमिका तो ना निभाएं। कम से कम स्पीकर की भूमिका तो ना निभाएं। ये 7 घंटे की चर्चा है, 6 बजे इसका रिप्लाई होगा, और 7 घंटे की चर्चा में मेरी पार्टी का जो समय है मैं वो ले रही हूँ, आप में से नहीं खा रही, बल्कि आप मेरा समय खा रहे हैं। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप अरे गरीब का दाना तो खा लिया, उसका दर्द तो कहने दो, उसका समय क्यों बर्बाद करते हो? फिर आप बैठ जाइए। अजय रंजन जी बैठिए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। अजय रंजन बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बोलिए। तो अध्यक्ष जी मैं आपको बता रही थी कि मैकेनाइज्ड हैंडलिंग और मैनुअल हैंडलिंग का ये फर्क है कि मैकेनाइज्ड हैंडलिंग में पुराना अनाज निकलता जाता है और नई बोरी नीचे जाती जाती है, तो अनाज सड़ता नहीं, अनाज बचा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रथा है मैनुअल हैंडलिंग की, उसके कारण नई बोरियां निकलती जाती हैं, पुरानी बोरियां सड़ती जाती हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि पुरानी बोरियां सड़ती हैं। एक आरटीआई की क्वेरी लगी थी, देवाशीष भट्टाचार्य ने लगाई थी, और उसने पूछा था कि एफसीआई हमें ये बताए कि क्या उनका कोई खाद्यान्न नष्ट हुआ है, और उस आरटीआई की क्वेरी का जवाब आया था कि हाँ, 10 लाख टन खाद्यान्न हमें नष्ट करना पड़ा है क्योंकि वो अनाज सड़ गया है। उस दिन जो बात कह रहे थे मुलायम सिंह भाई के चूहे अनाज खा रहे हैं, वो गलत नहीं है, वाकई चूहे अनाज खा रहे हैं। और जो नीचे अनाज है, जो अनाज नीचे पड़ा है, हाँ, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सुषमा जी आप बोलिए। इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उस क्वेरी में बताया गया कि 10 लाख टन खाद्यान्न नष्ट कर दिया गया। उसके बाद ये प्रश्न मेरे सहयोगी अनंत कुमार ने सदन में उठाया। उस समय शरद जी ने कहा था कि हम इस सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, लेकिन आज तक सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ। ये हमारी भंडारण की स्थिति है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा अनाज सड़ रहा है तो आपके पास जो आंकड़े हैं कि इतना बफर स्टॉक है, वो अनाज नहीं है, वो घुना हुआ अनाज है, वो बूरा हो गया है। जब आप निकालेंगे तो वो खाने योग्य नहीं होगा, वो केवल समुद्र में फेंकने योग्य होगा। इसलिए पर्याप्त भंडारण का स्तंभ भी आपका लड़खड़ा रहा। आप बैठ जाइए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बैठ जाइए। अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी, I think you should sit down. Just sit down. आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अध्यक्ष बैठ जी, जाइए। हाँ, आप बोलिए। अध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा का चौथा स्तंभ है प्रभावी वितरण।
मैंने जो 4 स्तंभ गिनाए थे उसमें चौथा स्तंभ है प्रभावी वितरण। यहाँ शरद जी कह सकते हैं कि वितरण व्यवस्था तो राज्यों के जिम्मे है, उसमें आप हमें क्या कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ वितरण व्यवस्था राज्य के जिम्मे जरूर है, लेकिन उस वितरण के लिए बांटा जाने वाला खाद्यान्न केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आंकड़ों में बहुत बड़ा विवाद है। मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री ने लिखकर आपको दिया है हमारे यहाँ 42 लाख गरीब हैं। आप कहते हैं कि नहीं, हमारे मुताबिक 21 लाख गरीब हैं। अब जब आधा माल देंगे तो वो आधा ही तो बांटेंगे ना। 42 लाख को जरूरत है और 21 लाख का मिल रहा है, तो आप कहते हैं वितरण व्यवस्था प्रभावी बने। कैसे राज्य वितरण व्यवस्था प्रभावी बनाए? और हमारे यहाँ तो और दुखदाई बात है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अच्छा गेहूं पैदा करता है, एशिया का सबसे अच्छा शरबती गेहूं, लेकिन आप हम पर दबाव डालकर कहते रहे लाल गेहूं बांटो, लाल गेहूं। हमने कहा लाल गेहूं आपके यहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ेगी, हमारे अपने यहाँ भंडारण अपने गेहूं का हो रखा है। अरे जो मजदूर जाकर के खेत में अच्छा गेहूं बो रहा है, शरबती गेहूं बो रहा है, उसको अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाल गेहूं खिलाएंगे तो वो कितनी बद्दुआ देगा हमें। लेकिन आप कहते नहीं, आप उसको लाल गेहूं खिलाओ क्योंकि हम आपको लाल गेहूं दे रहे हैं और हम 21 लाख का देंगे, आप 42 लाख को खिलाओ, आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो शाबाशी देना चाहती हूँ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, जो अपने खजाने पर बोझ डालकर वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाए। मध्य प्रदेश में 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं चावल बांटा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे आगे निकल गया। अपने एपीएल को 2 रुपए किलो, लेकिन 1 रुपया किलो के हिसाब से बीपीएल को चावल खिलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। हर महीने की 7 तारीख को 35 किलो चावल का बोरा 1 रुपए किलो की दर से मात्र 35 रुपया में हमारे सारे लोग खड़े होकर के बंटवा देते हैं और 35 रुपए में वो राशन लेकर के अपने घर चला जाता है। किसान को हम समर्थन मूल्य से ज्यादा बोनस दे रहे हैं। धान का बोनस छत्तीसगढ़ ने दिया, गेहूं पर बोनस 100 रुपया मध्य प्रदेश ने दिया। हम किसान को, हम कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं, हम किसान को अपने खजाने से बोनस दे रहे हैं और गरीब को अनुदान देकर के सस्ता खिला रहे हैं। ये हमारी वितरण व्यवस्था है, लेकिन आपकी वितरण व्यवस्था में चारों के चारों पाए खाद्य सुरक्षा के लड़खड़ा रहे। अध्यक्षा जी, एक तरफ तो महंगाई की मार से गरीब मर रहा है और दूसरी ओर जले पर नमक छिड़कने का काम इस सरकार के मंत्री कर रहे हैं। कभी शरद जी कहते हैं, उनका बयान आता है, मैं ज्योतिषी थोड़ी हूं जो ये बताऊं कि महंगाई कब कम होगी। अरे शरद भाऊ, किसी बुरे ग्रह के कारण महंगाई नहीं आई है, जो ज्योतिषी की जरूरत है आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण आई है। और इसलिए सरकार से पूछा जाता है कि नीतियों में सुधार कब करोगे, बताओ महंगाई कम होगी कि नहीं, और कम होगी तो कब होगी। और कभी इनकी एनसीपी की एक मैगजीन है राष्ट्रवादी, वो कहते हैं चीनी तो खानी नहीं चाहिए, उससे डायबिटीज हो जाती है। ऐसे ऐसे बयान आते हैं। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों ने ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया इसलिए महंगाई हो गई, तो उसको भारतीय शैली में इनकी सरकार के एक मंत्री ने कहा गरीब चूंकि 2 वक्त रोटी खा रहा है इसलिए महंगाई हो गई। अरे अगर आप हमारे घावों पर मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम उस पर नमक तो छिड़कने का काम मत करो। और अध्यक्षा जी, अंतर कहे सरकार में इतनी चल रही है, एक दूसरे के माथे पे ठीकरा कैसे फोड़ा जाए, इस पूरी एक्सरसाइज में, इस कवायद में लगे। पूरी की पूरी कांग्रेस के नेता चाहते शरद भाऊ के माथे ठीकरा फोड़ो और बरी हो जाओ। फिर वो कहते नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी, और वो प्रधानमंत्री को याद दिलाते हैं सामूहिक जिम्मेदारी का कि प्रधानमंत्री आप हैं, मैं तो केवल कृषि मंत्री हूं। लेकिन प्रधानमंत्री का द्वंद्व अलग है, क्योंकि प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री भी हैं। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में दुविधा चलती है, क्योंकि अर्थशास्त्र का सिद्धांत यह समझाता है कि महंगाई बढ़ती हुई विकास दर की द्योतक होती है। इसलिए जब देश में महंगाई बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्हें वाहवाही मिलती है। वो जाकर कह सकते हैं कि देखो
इन्फ्लेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। मैं जो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ विकास दर बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के तौर पर वो सोचते हैं तो उन्हें चिंता सताती है। वो दोनों दुविधाओं में फंसे हुए हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अब अर्थशास्त्र में भी नए मुहावरे आ रहे हैं। उन नए मुहावरों को समझिए। अभी कुछ दिन पहले मेरी भूटान के राजा से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पिता जो K4 कहलाए जाते हैं, उन्होंने और कोस्टा रिका ने मिलकर एक नया मुहावरा दिया है कि जीडीपी की टर्म में बात मत करो, जीएनएच की टर्म में बात करो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सही आंकड़ा नहीं देता। जीएनएच का मतलब है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। और ये बात मैं मनमोहन सिंह जी को बताना चाहती हूं कि महंगाई किसी और की बढ़ रही है, विकास दर किसी और की बढ़ रही है, इसलिए दोनों में तालमेल नहीं है। विकास दर तो उनकी बढ़ रही है जो 30 करोड़ से 901 करोड़ के हो गए। उनको दाल आप 1000 रुपए किलो भी खिला दो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये गरीब जो नित्य कुआं खोदता और नित्य पानी पीता है, महंगाई की मार इस पर पड़ रही है। इसलिए जीडीपी के टर्म में बात मत करो। जिस दिन जीएनएच की टर्म में सोचना शुरू कर दोगे, जिस दिन गरीब के आंसू आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, उस दिन आपकी नीतियां सही हो जाएंगी। अर्थशास्त्री के नाते से जब आप सोचते हो तो आप इन नीतियों में बदलाव नहीं कर सकते। गरीब रो रहा है, 2 समय की रोटी नहीं है, त्योहार आता है तो आंसू 9 की जगह 100 हो जाते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूँ, वो नहीं बैठे मगर कांग्रेस नेतृत्व तो बैठा है। यूपीए की चेयरपर्सन बैठी है। यूपीए की चेयरपर्सन पर एक अन्य ढंग की जिम्मेदारी भी आई है। वो सरकार को संचालित करते हुए अपनी तरफ से भी निर्देश दे सकती हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ सोनिया जी, कि आप अपने प्रधानमंत्री को समझाइए। और ये 4 पंक्तियां आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आप गरीब के आंसू देखना शुरू कर दोगे, उस दिन अपने आप महंगाई समाप्त हो जाएगी, उस दिन ये घोटाले भी समाप्त हो जाएंगे और